good morning. This is Mamta Verma and I welcome all of you at my class that is UGC NET with Mamta Verma. So हम कंटिन्यूसली ब्रिटिश हिस्ट्री को कर रहे थे जिसमें लास्ट क्लास में मैंने एज ऑफ चौसर को कंप्लीट किया है। अगर आप मेरी क्लास में नए हैं तो आप बैक क्लासेस को अटेंड करिए क्योंकि मैंने ब्रिटिश हिस्ट्री है वो स्टार्टिंग से ओल्ड इंग्लिश जो पीरियड था वहाँ से शुरू की है बिल्कुल। और मैं चाह रही हूँ कि उसको कंप्लीट करूँ टिल पोस्ट मॉडर्न तक। तो आप मेरे साथ बने रहिए। आपको मेरे क्लासेस अटेंड करने के बाद इधर उधर किसी भी टेक्स्ट से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं 90% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आप बैक ईयर्स पेपर उठा के देखिए मेरी क्लासेस अटेंड करने के बाद, ठीक है, तो आपको रिजल्ट दिख जाएगा। लास्ट क्लास में हमने जो एज ऑफ चौसर है उसको कंप्लीट किया था एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट एज। दिस एज इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ओल्ड मीडियल इंग्लिश लिटरेचर का जो एज है उसका सेकंड पार्ट है। उसका फर्स्ट पार्ट था एज ऑफ चौसर एंड ये सेकंड पार्ट है उसका एज ऑफ रिफॉर्मेशन रिवाइवल, बैरन एज बोला जाता है इसको। आई विल टेल यू द रीजन व्हाई दिस एज इज कॉल्ड द रिफॉर्मेशन रिवाइवल और बैरन एज क्यों बोला जाता है इसको। सबसे पहले जो इस एज में जो किंग थे यहाँ इंग्लैंड के जो किंग थे वो हेनरी फोर्थ थे जो 1399 में बने थे और 1413 तक थे। उसके बाद इसका सन था हेनरी फिफ्थ, ही केम ऑन द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड जो 1413 से 1422 तक था। ओके, अब इस एज को बैरन एज, रिफॉर्मेशन एज, सबसे पहले इसको रिफॉर्मेशन और रिवाइवल एज क्यों बोला जाता है क्योंकि इस एज में जो इस एज के जितने भी पोइट्स या राइटर हैं now they started to read the old English literature of Greek and Rome. जो old English literature था 15 और 14 centuries का जो ग्रीक और जो रोमन लिटरेचर था उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। they started to read the literature, they are writing their work by inspired of these writers, ठीक है। वो अपना वर्क था जो जितना भी वर्क उन्होंने लिखा वो जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है जो ग्रीक और रोम का लिटरेचर था उसको उससे इंस्पायर्ड होके लिखा, ठीक है। वो ओल्ड लिटरेचर को ही क्या कर रहे थे, रिफॉर्म कर रहे थे, उसमें थोड़ा मॉडिफाई कर रहे थे अपने हिसाब से उसको पढ़ के, ठीक है, और उसमें उसको ही रिवाइवल कर रहे थे, मतलब रिवाइव कर रहे थे उसको, दोबारा से किसी चीज को जिंदा करना, रिवाइव करना। उसी को वो थोड़ा बहुत पढ़ के मॉडिफाई करके अपने तरीके से उसी पे काम कर रहे थे। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड बैरन एज। बैरन का मतलब वैसे तो होता है बहुत ही सूखा एरिया जहाँ पे प्रोडक्टिविटी नहीं होती, ठीक है, बिल्कुल झाड़ जैसा एरिया होता है, बिल्कुल सूखा होता है जहाँ पे ना तो पानी होती ना हरियाली और जहाँ पे प्रोडक्टिविटी बिल्कुल जीरो के बराबर होती है, तो उसको बैरन एरिया ऐसे एरिया को मतलब बैरन एरिया बोला जाता है। ये एज है वो बैरन एज क्यों कही जाती है क्योंकि इसमें न्यू लिटरेचर है उसका क्रिएशन नहीं हुआ, कोई भी न्यू लिटरेचर की प्रोडक्टिविटी नहीं हुई। जितने भी राइटर्स और पोइट हैं इस एज में वो क्या कर रहे थे, वो पुराना ही लिटरेचर पढ़ रहे थे, उसी को रिवाइव कर रहे थे, उसी को रिफॉर्म कर रहे थे, ठीक है, और उसी में मॉडिफाई कर रहे थे अपने तरीके से। लेकिन उन्होंने कोई नया पोइटिक स्टाइल या कोई नया जो जोनराज है इंग्लिश लिटरेचर का वो उन्होंने इस एज में कोई भी मतलब न्यू इनोवेशन नहीं किया था, इसलिए इसको बैरन एज बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें जो कैथोलिक्स थे, इसमें दो ग्रुप होते हैं। इसमें एक रिफॉर्मेशन मूवमेंट था, रिफॉर्मेशन मूवमेंट था, इट इज स्टार्टेड बाय द प्रोटेस्टेंट थे जो कि जिन्होंने रिफॉर्मेशन मूवमेंट है वो स्टार्ट किया था। और इन्होंने रिफॉर्मेशन मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया था, इसका जो लीडर था मार्टिन लूथर इज द लीडर। मार्टिन लूथर था वो एक जर्मन का फिलोसोफर और राइटर था, ठीक है। मार्टिन लूथर ने ये स्टार्ट किया था रिफॉर्मेशन मूवमेंट। मार्टिन लूथर था वो एक प्रोटेस्टेंट था और इन्होंने जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था वो कैथोलिक्स के खिलाफ किया था। कैथोलिक्स आर द पीपल्स हु टोटली बिलीव इन क्रिश्चियनिटी। वो क्रिश्चियनिटी की जो
प्रैक्टिसेस थे, जो बिलीफ थे, जो वो लोग ब्लाइंडली उस पर बिलीव करते थे क्रिश्चियनिटी पे, ठीक है। तो ये मूवमेंट जो चला था रिफॉर्मेशन मूवमेंट, ये मार्टिन लूथर के द्वारा चलाया गया था, और ये कैथोलिक जो चर्च था उसी के खिलाफ चलाया था ये मूवमेंट, ठीक है। तो अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आए थे यहाँ से कि रिफॉर्मेशन मूवमेंट इज ए काइंड ऑफ मूवमेंट इन, सो ये एक कैसा मूवमेंट है, ये एक रिलीजियस मूवमेंट है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये एक रिलीजियस मूवमेंट था, मतलब ये मूवमेंट एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था तो उसमें पूछा गया था कि रिफॉर्मेशन मूवमेंट है वो किस में था, मतलब किसके लिए चलाया गया था, कैसा मूवमेंट था। तो वो एजुकेशनल मूवमेंट था, ठीक है, या सोशल मूवमेंट था। तो ये एक रिलीजियस मूवमेंट था, ये रिलीजन में चलाया गया था, ठीक है, क्योंकि लोग यहाँ जो लोग पूरी तरह से क्रिश्चियनिटी में जो रिलीजन था उसमें लोग बिल्कुल पागल हो गए थे, उसकी प्रैक्टिसेस, उसके जो ब्लाइंडली बिलीव करने लगे थे, उसकी जो भी मतलब लोग उनकी वैल्यू थी, जो भी उसके रूल रेगुलेशन थे, ठीक है, तो उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे यहाँ, जो कि बिल्कुल सही नहीं था। तो मार्टिन लूथर था, उसने ये रिफॉर्मेशन चलाया था, जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट चलाया था, जो कि एक प्रोटेस्टेंट था, ठीक है। अब इसमें जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं इस रिफॉर्मेशन एज के, सो इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था सबसे पहले 30 इयर्स वॉर हुआ था, 30 इयर्स वॉर, या इसको वॉर ऑफ रोजेस भी बोलते हैं, वॉर ऑफ रोजेस। सो ये 30 इयर्स वॉर था, ये स्टार्ट हुआ था 1455 से 1485, ओके। सो ये टाइम पीरियड है, आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वॉर ऑफ रोजेस, इसको 30 इयर्स वॉर या वॉर ऑफ रोजेस बोला जाता है। अब इसको वॉर ऑफ रोजेस क्यों बोला जाता है? सबसे पहले ये वॉर स्टार्ट हुआ था फॉर द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के सिंहासन के लिए वॉर हुआ था। तो यहाँ दो डिफरेंट जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट थे वो ही फाइट कर रहे थे। इसमें दो डिफरेंट हाउस थे, फर्स्ट था हाउस ऑफ यॉर्कशायर, हाउस ऑफ यॉर्कशायर था फर्स्ट, और सेकंड था वो था हाउस ऑफ लैंकास्टर, ठीक है। सो यहाँ हाउस ऑफ यॉर्कशायर था, ये सिंबलाइज कर रहा था व्हाइट रोज को, व्हाइट रोज, ठीक है, और जो हाउस ऑफ लैंकास्टर था इट सिंबलाइजेस द रेड रोज, ठीक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि यॉर्कशायर इट सिंबलाइजेस द व्हाइट रोज और लैंकास्टर इट सिंबलाइजेस द रेड रोज। सो इसीलिए इसको वार ऑफ रोजेस बोला जाता है कि ये व्हाइट रोज है जो सफेद गुलाब है उसको सिंबलाइज कर रहा है। सो ये एक इंग्लैंड का किंग था, यॉर्कशायर इज रिलेटेड टू द इंग्लैंड और लैंकास्टर इज फ्रांस। नाउ क्या हुआ इसमें कि जो हेनरी 7 था, इस वॉर में क्या हुआ, हेनरी 7 एंड टूडर, ये टूडर किंग था, फर्स्ट टूडर, ठीक है। सो हेनरी 7 टूडर किंग ही डिफीटेड, इसने किसको डिफीट किया इस युद्ध में, इसने रिचर्ड थर्ड को, जस्ट 1 मिनट, इस बैटल में इसने क्या किया, रिचर्ड थर्ड को डिफीट कर दिया एंड ही हिमसेल्फ बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड। तो यहाँ से ट्यूडर डायनेस्टी स्टार्ट होती है रिवाइवल एज से, ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना है, ये जो बैटल हुआ था ये किस किस के बीच हुआ, ये दो डिफरेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट थे, यहाँ कोई दो डिफरेंट कंट्रीज नहीं थी कि कोई अलग से जैसे इटली से ग्रीक थी या रोमन कंट्रीज थी, वो नहीं थी। ये सिर्फ एक ही कंट्री के दो हाउस, डिफरेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट थे जो कि एक लंदन के सिंहासन के लिए फाइट कर रहे थे, बैटल कर रहे थे, जिसमें जो लैंकास्टर है उसने जो यॉर्कशायर है उसको डिफीट कर दिया था इसमें, ठीक है। सो हेनरी 7 है, यहाँ से ही बिकेम्स द किंग ऑफ इंग्लैंड और यहाँ से ट्यूडर डायनेस्टी है वो स्टार्ट होती है। अब इसमें जो मेजर इवेंट था एक और था इसमें की डिस्कवरी ऑफ, किसकी डिस्कवरी हुई थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। सो डिस्कवरी ऑफ इंडिया हुई थी, ये हुई थी 1498 में और 1492 में, ठीक है।
इन 1492 में अमेरिका की डिस्कवरी थी। सो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने की थी? वास्को डी गामा ने। वास्को ड गामा, ये पुर्तगीज था। एंड इस अमेरिका की डिस्कवरी किसने की थी? कोलंबस ने, कोलंबस में। ठीक है, तो रिवाइवल एज में ही इस दो डिफरेंट कंट्रीज है, इनकी डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें कि इस एज में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस है उसको लाया गया था इंग्लैंड में। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ गया है प्रिंटिंग प्रेस वाला। तो आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ब्रॉट इन इंग्लैंड, बाई किसके द्वारा लाई गई थी फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में? सो ही वॉज विलियम कैक्सटन। सो विलियम कैक्सटन था, विलियम कैक्सटन इज द पर्सन who brought the first printing press in England. First printing press in England in 1476. So विलियम कैक्सटन ने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस है वो इस्टेब्लिश की थी इंग्लैंड में, और इसके बाद है यहाँ पब्लिकेशन शुरू हो गया था बुक्स का। सो पहली बुक थी, एग्जाम में क्वेश्चन हुआ है, आया हुआ है कि who is the person who is responsible for brought the first printing press in England? So that is he is William Caxton। and जो फर्स्ट बुक थी जो कि पब्लिश हुई थी, ठीक है, that is Dicks and Sayings of Philosopher। ठीक है, सो डिक्स एंड सेइंग्स ऑफ फिलोसोफर जिसका पब्लिकेशन था 1477। सो ये फर्स्ट बुक थी जो कि इंग्लैंड में पब्लिश हुई थी आफ्टर कमिंग द प्रिंटिंग प्रेस। अब इंग्लैंड के बाहर कौन सी फर्स्ट बुक थी जो पब्लिश हुई थी? दैट इज बुक ऑफ ट्रॉय, बुक ऑफ ट्रॉय। सो इट पब्लिश्ड ओके आउट ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड के बाहर जो बुक पब्लिश हुई थी पहली वो थी बुक ऑफ ट्रॉय। ठीक है, सो ये था बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द रिवाइवल एज। अब इसमें जो पोइट्स हैं दैट इज मेनली टू ग्रुप ऑफ पोइट्स दैट दे एमर्जेस इन दिस एज। सो आपको ये ध्यान में रखना है, फर्स्ट है इसमें इंग्लिश चौसरियन और स्कॉटिश चौसरियन। सो फर्स्ट ग्रुप था इसमें इंग्लिश चौसरियन, इंग्लिश चौसरियन। ठीक है, एंड सेकंड ग्रुप था इसमें स्कॉटिश चौसरियन, स्कॉटिश चौसरियन। ठीक है, सो पहले हम पढ़ेंगे इंग्लिश चौसरियन को। सो इंग्लिश चौसरियन को था कि 15th सेंचुरीज में एक ग्रुप ऑफ पोइट्स और राइटर, ठीक है, ग्रुप ऑफ पोइट्स और राइटर, दे स्टार्टेड टू राइट इन द इमिटेशन ऑफ जोफ्री चौसर। उन्होंने जोफ्री चौसर को इमिटेट किया, उसकी पोइटिक स्टाइल, उसका डिक्शन, उसके वर्ड, उसकी लैंग्वेज, उन्होंने सब कुछ को इमिटेट किया था। वो बहुत ज्यादा इंस्पायर थे जोफ्री चौसर से। सो उन्होंने जितने भी इन्होंने जो इंग्लिश चौसरियन है इन्होंने वर्क लिखे वो टोटली वर्क है वो विलियम जो जोफ्री चौसर है उसके वर्क से इंस्पायर्ड है। स्ट्रक्चर टोटली एज इट इज इन्होंने फॉलो किया, स्टाइल को, पोइटिक स्टाइल को इन्होंने भी राइम रॉयल में लिखा अपना वर्क। ठीक है, और इन्होंने कुछ वर्ड को जोफ्री चौसर के जो न्यू वर्ड थे क्वेन किए हुए थे उनको भी अपने वर्क में डाला, इसलिए इनको इंग्लिश चौसरियन बोला जाता है क्योंकि इन्होंने जोफ्री चौसर को इमिटेट किया था, उसकी पोइटिक स्टाइल को, उसके डिक्शन को, उसके लैंग्वेज को, सब किसी को। ठीक है, तो पोइट कौन कौन थे इसमें इंग्लिश चौसरियन में? इसमें आता है जॉन स्केल्टन, जॉन स्केल्टन एंड थॉमस ऑक्लेव, थॉमस ऑक्लेव, जॉन स्केल्टन, जॉन लिडगेट, जॉन लिडगेट एंड लास्ट वन अलेक्जेंडर बार्कले।
Alexander Barclay. Okay, so these are all important poet who emerges and who include in the English Chaucerian. So इनके वर्क है वो ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना. सबसे पहले तो इनके वर्क है, एक एक दो वर्क है जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कभी उनका नाम पूछ लेते हैं या किससे इंस्पायर्ड है, कौन से वर्क से इंस्पायर्ड है चौसर की, ठीक है, तो ऐसे पूछा जाता है. तो मेनली तो एक दो रह जाते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें और कभी एग्जाम में पूछा भी नहीं गया उनके बारे में, ठीक है, लेकिन मेन यही है इंग्लिश चौसरियन जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, ठीक है. तो आपको ध्यान में रखना है दीज आर द 4 पॉइंट्स और इन सबको 1 बाय 1 को मैं नेक्स्ट क्लास में यहाँ इनके वर्क को डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक एक दो वर्क है. सो आज की क्लास में इतना ही.